मित्र ने नवल सिंह जी ने कमेंट करके पूछा है कि क्या एनलाइटेंड व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के विचारों को जान सकता है, पढ़ सकता है? कृपया इस पर कुछ कहें। तो उत्तर तो साफ है कि हाँ, पढ़ सकता है, लेकिन आपको ये पूरी ही बात समझ लेनी चाहिए, उससे और भी कई चीज़ें साफ हो जाएंगी और तभी ये बात पूरी तरह समझ में भी आएगी। तो इनमें पहली बात तो जानने की ये है कि एनलाइटनमेंट या कहो आत्मजागरण, आत्मज्ञान, हमारी यात्रा में चेतना की कोई फुल स्टॉप जैसी बात नहीं होती। इसे आप ऐसा समझो मोटे तौर पर कि जैसे एक लड़का एक तरह से एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया, यानी 70% को जो पास कर लेगा, जो पार कर लेगा इससे, वो फर्स्ट डिवीज़न कहलाएगा। लेकिन फिर इसके ऊपर भी कई चीज़ें होती हैं, किसी विषय में कई डिस्टिंक्शंस लाना, कई विषयों में कॉलेज में टॉप करना, स्टेट में पोजीशन लाना, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लाना, आदि आदि और बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न हो गया तो इसको आप ऐसे ही समझें कि ये हमारी चेतना का एक तल है, वो एक स्टेप आगे सरक गई, उसने कुछ चीज़ों को जान लिया। उसके बाद भी उसका विकास होता रहेगा। पूरा विकास जो होगा वो शरीर के बाद ही जाकर समाप्त होता है, लास्ट स्टेज। लेकिन उस पर हम अभी यहाँ बात नहीं कर रहे। तो इसमें तो आप ऐसे ही थोड़ा समझें कि ठीक ऐसे जैसे जिस व्यक्ति ने इसको हम अध्यात्म में समझें, किसी भी माध्यम से, किसी विधि से अपने मन के जगत को पार कर लिया कॉन्शियसली, और शून्य में कहो या महाआकाश के अंदर कहो, एक बार प्रवेश पा लिया, तो वह एनलाइटेंड हो गया। लेकिन वह वहाँ हर वक्त नहीं रुक सकता, फिर उसके अपने एक डिमेरिट चलेंगे, दुष्परिणाम चलेंगे। अगर वहाँ ज़्यादा रुकेगा तो फिर एक तरह से उधर का आकर्षण अलग है, एक तरह से उसे डार्क मैटर का आकर्षण, वो आकर्षण कहो या शून्य का कहो, वो उधर चला जाएगा, शरीर सब छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी उसके लिए समस्या है। तो इस व्यक्ति को वहाँ पर भी एक तरह से एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। जो व्यक्ति इस स्टेज में चला जाता है, ऐसे बिंदु पर उसने अपने को एक तरह से एडजस्ट कर लेना पड़ता है कि चाहे तो वह उधर उस जगत में चला जाए, देख ले जरा से प्रयास से, और या इधर संसार में भी देख ले, यानी दोनों तरफ से वो आधा आधा एक तरह से जुड़ गया है। और इसको ऐसे समझें जैसे एक आदमी देहरी पर बैठा है मकान की बाहर, मेन गेट की, वो अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है। और इसीलिए इस स्टेज को एक तरह से समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब है दोनों तरफ बराबर आधा आधा, सम आदि, बराबर बराबर आधी आधी चेतना हमारी दोनों तरफ। और इस स्थिति में वह और भी बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, ये स्टेज उसने पा ली, लेकिन अब वहाँ पर भी कुछ सीखना पड़ता है। जानना किसी स्थान पर एक बात है, वहाँ पर रुक कर रह कर कुछ चीज़ें जानना वो एक अलग बात है। वहाँ पर वो देखता है फिर कि चेतना और प्राणों का संयोजन कैसे चलता है, मन के विचारों का कैसे चलता है, इनका सम्मिलित कार्यक्रम कैसे घटित होता है, किस विचारों की टाइप से और उनकी सघनता से या उनकी विरलता से कैसे कैसे परिणाम आते हैं। ये सारी चीज़, क्योंकि उस वक्त वो अवेयर होता है, पूरी तरह जागा होता है, सूक्ष्मतम चीज़ों को समझ सकता है, जो मन की सूक्ष्मतम चीज़ें भी हैं। और फिर आगे आगे बार बार जाता है, एक स्टेज से जाता रहता है। लेकिन अभी भी वह कई कारणों से शरीर से बंधा होता है। उसके भी कई कारण होते हैं मोटे मोटे। उनमें सबसे बड़ा कारण तो यही होता है एकमात्र कि वो अपने अनुभवों को, इस संसार को बताने की एक इच्छा रखता है इनडायरेक्ट में, क्योंकि उसे पता है वो और संसार अलग अलग नहीं है, सब एक ही बात है। वो उस तल पर है वहाँ जहाँ उसको पता है कि सब एक ही है। और उसकी इस बांटने की, बताने की इच्छा को जनरली अध्यात्म में करुणा एक तरह से कहा जाता है। लेकिन ये हम करुणा बाहर वाले लोग कह रहे हैं, उसके लिए सच में एक ये वासना ही होती है, सूक्ष्म वासना, एक तरह से थ्योरिटिकली कहो, सैद्धांतिक रूप से कहो, और जो उसे अभी भी किसी न किसी गहरे तल पर बहुत हल्के में गतिमानी रखती है, पूरी तरह स्थिर नहीं होने देती। ये भी एक वासना है।
और इसके और भी दूसरे कई कारण होते हैं, जैसे कि प्रकृति ने शरीर दिया तो वो आदमी इतना संवेदनशील हो जाता है कि अकारण शरीर को क्यों नष्ट किया जाए, जब तक शरीर चल रहा है उसका यूज किया जाए, जब नहीं चलेगा मशीन है उसको छोड़ दिया जाए। तो ये भी और भी इस तरह के कई कारण होते हैं, लेकिन इन पर हम अभी बात नहीं कर रहे। हम अपनी एक तरह से मुख्य बात पर आते हैं कि वह दूसरे के मन के विचार जान सकता है। तो इसमें पूरी बात तो ये कि अधिकतम विचारों को तो वह मात्र पहले चेहरे देखने से ही जान लेता है, या बॉडी गेस्चर देखने से ही सब जान लेता है सामने वाले का, क्योंकि उसके अंदर विचार बेहद कम हो गए हैं। सूक्ष्म चीज़ों को देखने की उसकी अक्षमता बहुत बढ़ गई है। और अध्यात्म में एक नियम बड़ा साफ है कि हम जितने गहरे में अपने अंदर चले जाते हैं, अपने मन के अंदर चले जाते हैं, ठीक उतने ही अंदर तक हम दूसरों को भी एक तरह से समझने में, देखने में सक्षम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरे का मन भी उन्हीं चीज़ों से बना है, वो उसके फंक्शनिंग भी वैसे हैं, हमारे भी वैसे हैं। तो उन शिक्षा जहाँ तक अपने अंदर गए वहीं तक वो दूसरे को भी उतना ही समझने लगता है। तो इस स्थिति में फिर सामने वाले की जो मन स्थिति एक तरह से उसका वह पूरा स्वरूप समझ जाता है। यहाँ दो बातें समझने के, उसका पूरा स्वरूप समझ गया कि उसका स्वरूप वो किस स्थिति में है, किस माइंड सेट में फिलहाल है, क्या उसकी प्रॉब्लम है या क्या उसकी खुशी है, किस स्थिति में है। लेकिन एक एक विचार को जो सामने वाले के अंदर चलें, यदि उनको एक एक का फिगर लेगा, क्योंकि विचार भी ध्वनियाँ हैं, तो उसे और भी ज़्यादा सूक्ष्म तल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें हैं। हर विचार एक एक तरह से पदार्थ है, या कहो उसकी भी एक ध्वनि है, और उसको पकड़ने के लिए हमें उतने ही सूक्ष्म तल पर अपने को एक तरह से सेट करना पड़ेगा, तब पूरा देखेंगे। पूरी बात को समझ आना मोटे तौर पर एक और है, लेकिन उस बात को पूरी तरह साफ देख लेना फिगर वाइज वो एक अलग बात है। तो अगर उस पर जाना तो फिर उस व्यक्ति को एक तरह से कहो, हमेशा के लिए कहो, अपने माइंड में एक बात सेट करनी पड़ेगी, पूरी तरह उसे दूसरों से कट हो जाना पड़ेगा, यानी अपने भविष्य को पूरी तरह से समाप्त कर लेना होगा। क्योंकि हमारे चलने का आधार सिर्फ एक भविष्य होता है, हर आदमी भविष्य में जीता है। तो और भविष्य हमारा सारा मानवीय संबंधों से बना है, उनसे चाहे दिखाने का या सीखने का या कुछ करने का या पाने का, तो उसे पूरा भविष्य करना पड़ेगा। उनसे जुड़ने की जो इच्छा है वो एक तरह से पूरी तरह त्याग कर पूरे भविष्य को कर कर जीरो पर आना पड़ेगा। वहाँ पर वो सब चीज़ें समझ सकता है जो जिसके हम अभी बातें कर रहे थे विचारों की। तो उसने पूरे भविष्य को एक तरह से हमेशा के लिए गिराना ही होगा। तो इस बात को भी हम समझ गए, और यह स्थिति सच में उसके जागरण को तो और बढ़ा देगी। वो तो और भी विकसित हो गया, उसने तो और सूक्ष्म चीज़ों को पा लिया, और सजगता को पा लिया, और जागरण को पा लिया। और मैं ये सारी चीज़ें अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि कई बार जब मैं उन तलों पर गया हूँ तो कुछ और चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं, थोड़ा उनसे पीछे आते हैं, फिर और कम चीज़ें, और फिर और पीछे आते तो और। लेकिन जो व्यक्ति एक बार पार चला गया वो एक सीमा से नीचे नहीं बैक आ सकता, आगे जा सकता है। सच में तो मानसिक विकास में, चेतना के विकास में बैक जैसा कुछ होता ही नहीं। आप एक फिक्स रेंज में ही आप रहेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। हाँ, आगे जा सकते हैं, क्योंकि सारा जीवन आगे ही जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात समझने की है, वह व्यक्ति अगर इस स्टेज में चला गया अपनी, जिसमें कि बहुत से लोग गए हैं, उन्होंने पूरी तरह संबंध ही समाप्त कर दिया, बोले ही नहीं कभी, वह व्यक्ति संसार के लिए एक तरह से गैर लाभकारी हो जाएगा। उससे कोई लाभ नहीं उससे उठा पाएगा। लाभ तभी उठाएगा अगर वो कुछ कहेगा, बोलेगा, तो ही दूसरे उससे कोई ना कोई लाभ ले सकते हैं, वरना नहीं। और इस विषय पर तो मैंने कहीं पीछे वीडियो भी बनाई है, ईजी मशीन के ऊपर भी 2-3 वीडियो हैं, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा मानसिक जो तरंग है मस्तिष्क की, उन पर भी बताया, उनमें सब बताया कि किस रेंज में हम क्या क्या उपलब्धि हमें हो जाती है। वो सारी बैक में वीडियोज हैं डिटेल में, वहाँ मित्र चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सच में ये उसके लिए पूरी तरह कट जाना, पूरी तरह भविष्य को गिरा देना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और इसी कारण से बहुत से लोग हमेशा पूरी तरह इस आध्यात्मिक इतिहास में एक तरह से वो चुप ही रह गए,
और इनका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो ऑन रिकॉर्ड है, मैं कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा एक तरह से, वो सुभूति का है। वो इसके भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, बहुत प्रसिद्ध शिष्य सुभूति, उन पर कभी अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि उन्हीं का भगवान बुद्ध का ये एक आगे चलकर एक शाखा निकली जैन फकीरों की, जैन, उनमें भी इस बात पर, इस बांटने वाली बात पर कोई प्रवचन देना, इस विषय में कोई साहित्य बनाना, कुछ करना, वो हमेशा इससे बचते ही रहे। सिर्फ सीधे संकल्प पर प्रयोग किए, शिष्यों से बहुत थोड़ी बातें करते थे, हमेशा जंगलों में पहाड़ों में रहे, और सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड लोग भी उसी में हुए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है। तो फिर उसमें भी बाद में फिर फाल्ट आ जाते हैं, हर चीज़ें चलती हैं, उठती हैं, विकसित होती हैं, और फिर उनके बाद उनका एक तरह से पतन होता है। ये भी कुछ प्रकृति के अपने नियम है। और अब उसमें भी एक तरह से जो कभी पूरा जीवंत धर्म था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उपलब्ध हुए, अब उसमें भी कुछ इस तरह के वो आ गए हैं, उसकी गुणवत्ता एक तरह से गिरती जा रही है, जो कि अभी वर्तमान में आ चुकी है। अब उसमें सारे साहित्य और ये क्रियाकांड वगैरह सारा ये सारा चीज़ें उसमें आ गई हैं। तो बड़ी सीधी बात है कि एक सीमा से आगे जाते ही यह संसार उस व्यक्ति के लिए जो मन के पार चला गया, सिर्फ एक तरह से ऐसा नाटकशाला कहो, आभास सत्ता कहो, कुछ कहो, उसका यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मात्र जी रहा है, और जी भी कहीं अपने कारणों से रहा है, चाहे कभी भी जा सकता है। तो ये तो उसकी बात हुई। लेकिन जब तक भी इसके साथ ही मैं और भी ये भी जान लेना चाहिए कि वो इस शरीर में रहेगा, वह हमेशा कुछ न कुछ विकसित ही होता रहेगा, पक्का। क्योंकि ये कहीं जानना सीखना इसकी कोई एंड नहीं है, इस शरीर में तो है ही नहीं। लास्ट स्टेज में 7वें शरीर में, जो शरीर के बाद होगा, वहाँ जाकर वो घटना घट सकती है, वहाँ का किसी ने कभी आकर कुछ बताया नहीं। तो अब ये जो मनुष्य शरीर है, सच में यही सब कुछ पाने में सक्षम है, यही योनि। इसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तो इसमें जब तक आदमी रहेगा, वो इसमें कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। इसीलिए ही एनलाइटेंड होने के बाद भी आदमी इतना जल्दी इससे भागने की कोशिश नहीं करता। उसके कई लाभ होते हैं इसमें रहने में ही, क्योंकि उसे दोबारा आना नहीं है। इसको यूज कर लो, जितना और सीख सकते हो सीख लो, और जागृत हो सकते हो लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ घटती हैं। और इस जगत में किसी भी चीज़ को एक तरह से पूरा जानने के लिए, मैं यहाँ ये फैक्ट भी समझ लेना चाहिए, पूरा जानने के लिए, वह समझने के लिए, उसको पूरा देखने के लिए हमें उसी चीज़ के तल पर आना पड़ता है, या को फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ता है। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस जगत में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, चाहे वो ठोस, लिक्विड, गैस, दृश्य अदृश्य, कुछ भी है। एक साइंटिफिक फैक्ट है, और अध्यात्म में तो पहले से ही है। और उसकी भी 3 रूप हैं, 2 हैं मेनली। एनर्जी तो है ही है, हर चीज़ में से तरंगें निकलती हैं हर वक्त, चाहे वो हमारा मन है, शरीर है, या कोई भी चीज़ है। जो तरंगें निकलती हैं, एनर्जी वेव्स प्लस फ्रीक्वेंसी, तीसरी चीज़ है। वेव्स निकलती हैं, हर सेकंड निकल रही हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितनी बार निकलती हैं, कितनी बारंबार होता है, कितनी बार वो तरंगें पैदा हो रही हैं। और सारी चीज़ें वेव्स और उसकी फ्रीक्वेंसी से मिलकर ही सारा एक तरह से ब्रह्मांड बना है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, और अध्यात्म में जो गहरे में लोग हैं उन्हें पता है। और फिर वो चाहे इसी वेव्स और इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर, चाहे वो हमारा चेतना का सागर है, चेतना के गहरे में जाने की यात्रा है, यानी शून्य में जाने की यात्रा है, या फिर मन को जानने समझने की है, या फिर हम मशीनों को समझेंगे या उनसे कुछ लाभ लेंगे। जैसे हम अपने मोबाइल को कहीं सेट करते हैं, रेडियो के चैनल्स करते हैं, तरंगे करते हैं रेडियो वेव्स की, जो भी वो सारा एक दूसरे की एक ही फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, तो वो ट्यूनिंग बैठ जाएगी, एक दूसरे जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बाद दूसरे में बहने लगेगी। तो ये तो मोटी सी बात है। ठीक यही बात हमारे मन के अंदर भी होती है। हमारी जो मानसिक फ्रीक्वेंसी हैं तरंगों की, उनकी सघनता, विरलता, सारी बातें वहाँ होती हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में इनको पूरा डिटेल में किया। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना हमें चाहिए कि यह सब हमारे मस्तिष्क के केंद्रों का सक्रिय होना होता है। यानी जब हमारे अंदर कोई योग्यता आती है तो हमारे मस्तिष्क के केंद्र उतने ही सक्रिय हो जाती हैं। फिर एक दूसरी तरफ से भी होता है कि वो, इसमें भी 2-3 बातें समझने के, वो जो हमारे मस्तिष्क के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग लोब्स हैं, वो जो सक्रियता हैं, वो चाहे साधना से करें, साधना से करोगे तो आपके नियंत्रण में रहोगे।
आप जाग कर अपनी मर्जी से उनका उपयोग कर रहेंगे। या फिर कुछ लोगों में जन्म जात मस्तिष्क की विकृतियाँ आती हैं, म्यूटेशन का एक तरह से हो जाता है साइंटिफिक भाषा में, उनमें कुछ अचानक से कुछ बातें आ जाती हैं। कुछ लोगों को दुर्घटना में आ जाती हैं, चोट में आ जाती हैं, वो भी एक अलग बात है। उनके ब्रेन के वो पार्ट सक्रिय हो जाते हैं और बहुत चीज़ें करने लगते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो उनकी मर्जी का काम नहीं है एक तरह से, ना उनमें उसकी चेतना का कोई विकास है। इसमें भी कई बातें समझने के, हमारे मन का हर विचार हमारे ब्रेन में भी अंकित होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी मन में भी होता है। सूक्ष्म शरीर अगली यात्राओं पर चला जाता है, अगले जन्मों की, और ब्रेन के अंदर जो अंकित है वो इसी जीवन में काम आता है, चाहे थॉट है, इमोशन कुछ भी है, या कोई विजुअलाइजेशन है, और वो हमारे शरीर के मरने के साथ एक तरह से वो नष्ट हो जाता है। और इस तरह के काफ़ी लोग हुए हैं दुनिया में, 2-4 लोग बड़े फेमस भी हुए हैं। अमेरिका में भी एक आदमी बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो दूसरे के विचारों को ज्यों का त्यों बता देता था। मेहर बाबा भी गए। अब मेहर बाबा एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे, वो कुछ भी नहीं बता सका क्योंकि उन्होंने अपने मन के विचारों को पूरी तरह रोक लिया। उसे पहली बार ऐसे आदमी से वास्ता पड़ा कि जो अपने विचारों को मर्जी से जीरो कर सकता है। और दूसरे भी कई लोग, रूस में भी हुआ, जिन्होंने सारी अपना विचार कोई भी थोप सकता था। स्टालिन के टाइम में एक व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध हुआ, विश्व प्रसिद्ध। और भी हुए दूसरे कायसी वगैरह, जिन्होंने पास में बैठकर किसी व्यक्ति के और फ़ौरन उसकी असाध्य बीमारियों की दवाइयाँ बताई और हमेशा ठीक निकला हर बार। तो लेकिन ये सारे लोग एक्सीडेंटल कहो, जन्मजात कहो, या सृष्टि की किसी भूल चूक कहो, अपवाद कहो का रूप होते हैं। ये कोई एनलाइटेंड लोग नहीं होते। तो असल में तो फिर वही बात आती है कि इस जागरण की अवस्था को पाना तो मुश्किल है ही, लेकिन शायद ये इतना मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति इस तल पर चला जाता है, जितना कि फिर वो दूसरे को समझाना या उनको कराना वो एक बहुत जटिल काम है। पाना अकेले का काम है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। ठीक है, जटिल है, बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अकेले का काम है। वहाँ कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता अगर आदमी को समझ है। लेकिन समझाने में फिर दूसरा, उसका मन, उसकी जानकारियाँ, फिर बहुत चीज़ें उसमें एक तरह से आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें सारी समझनी चाहिए, जो भी साधक हैं इस यात्रा के, अपने आत्म जागरण के। लेकिन इसमें मैं एक अंतिम बात भी आपको याद दिला दूं। ये सारी चीज़ें तो हमने की ही, तथ्य को जाना कि चीज़ों को समझने में हम जितना समय खर्च कर रहे हैं, सच में यदि हम अब इतना समय सिर्फ अपने जागरण पर खर्च करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसके परिणाम ज़्यादा आएंगे। क्योंकि चीज़ें अनंत हैं, समझने के लिए अनंत है, हमारा ब्रेन सीमित है, हमारे पास शक्ति भी सीमित है, समय भी सीमित है। हम उन्हें सबको नहीं जान सकते और उससे हमें कुछ ज़्यादा लाभ होना भी नहीं। तो इतना ही हमें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अब इसी बात को हम दूसरे ढंग से लेते हैं, दूसरे के मन का विचार पढ़ना। अब ऐसी मशीनें बन गई हैं और AI से भविष्य में आने वाली हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी मशीनें, चिप्स, रोबोट्स जो भी कहो, कि वो पूरे दूसरे के कहो विचार को, मन के विचारों को या आपके विचारों को चित्र पर, आप सामने आपके पर्दे पर रख देंगे, आप जान लोगे। लेकिन सवाल है कि इससे हमें लाभ क्या होगा? ये लाभ नहीं है। ये ठीक है, हमारी जानकारी और बढ़ जाएगी, हम विकसित हो जाएंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा जान लेंगे, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है, अपने केंद्र पर जाना, अपनी समाधि में जाना, अपनी जागरण में जाना, जो सिर्फ और सिर्फ जो वही हमारी एक व्यक्तिगत संपत्ति है। ये और कोई भी चीज़ न जानकारी हमारी संपत्ति है, न संसारिक कोई और चीज़ संपत्ति है, वो हमारी नहीं है। ठीक है, हम उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन अंतिम चीज़ ये कि हमारा जागरण, हमारी अवेयरनेस, हमारी होश, वही हमारा है और वही हमारे साथ जाएगा, उसके अलावा कुछ साथ जाना नहीं है। तो इसमें जो भी मित्र प्रश्न पूछना चाहे कमेंट में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जो चाहे, फ़ोन पर जैसे भी। और मैंने चीज़ें बताई, मित्र के कमेंट का उत्तर दिया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।